Do educate friends, then do the rest. हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आपको पता है कि हिस्ट्री की क्लासेस अभी चल रही थी। वीकेंड में जो लास्ट वीकेंड था वहाँ पे मैंने क्लास नहीं ली थी एक्चुअली। ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा माइक ख़राब हो गया था और आपको पता है शॉप्स वगैरह भी बंद चल रही हैं ड्यू टू कोविड, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया ऑनलाइन होम डिलीवरी में। एनीवेज, क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था जो मौर्यन डायनेस्टी का जो पीरियड था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे हम देखेंगे क्या मौर्यन डायनेस्टी का जो एक्सपेंशन था वो काफ़ी था इंडिया में, हर जगह ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मौर्यन डायनेस्टी का रूल था। मतलब मौर्यन जो थे, मौर्यन वहाँ पे राज करते थे, वहाँ पे उनका किंगडम था। अब जब मौर्यन डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म हुई तो बहुत सारी डायनेस्टीज आई, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई थी डायनेस्टी, बहुत छोटे छोटे। मतलब एक होता है ना कि एक छोटा एरिया किसी और के पास, एक छोटा एरिया इंडिया का एक छोटा पोर्शन किसी और के पास, तो बहुत सारी डायनेस्टीज आ गए थे। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम शुरुआत करेंगे सुंगा डायनेस्टी से। किससे शुरुआत करेंगे? सुंगा डायनेस्टी से। तो सुंगा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो ऑलमोस्ट 185 बीसी से 73 बीसी तक ये टाइम चला था। 185 से 73 बीसी तक सुंगा डायनेस्टी चली थी। पुष्यमित्र सुंग जो थे वो कौन थे? इसके फाउंडर पुष्यमित्र सुंग या पुष्यमित्र सुंगा आप कह लो, वो कौन थे? इसके फाउंडर थे। इनके टाइम में क्या हुआ, जब सुंगा डायनेस्टी आई, इनके टाइम में अश्वमेध होता था। अश्वमेध बेसिकली टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए ये अश्वमेध को कराते थे। ठीक। देवभूति इनका लास्ट रूलर था, सुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। लास्ट रूलर था देवभूति, और देवभूति को मारा किसने? किल्ड बाय वासुदेव कानवा। इनका एक जनरल था, जनरल आप कह सकते हो कि जिसको मंत्री था, मंत्री का नाम था वासुदेव कानवा। कहाँ पे मंत्री था? सुंगा डायनेस्टी में। जब देवभूति वहाँ पे राजा थे तो उनका एक जनरल था, उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम वासुदेव कानवा था। उसने क्या किया? देवभूति को मार दिया। जब देवभूति को इसने मार दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हुई? सुंगा डायनेस्टी किस में कन्वर्ट हुई? कानवा डायनेस्टी में कन्वर्ट हो गई। ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सुंगा डायनेस्टी में कुछ हम देख लेते हैं, जैसे कि पतंजलि रोट महाभाष्य। पतंजलि एक महर्षि थे, ऋषि मुनि थे, जिन्होंने क्या किया? महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य एक बुक का नाम है, महाभाष्य एक बुक का नाम है। महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी थी। पतंजलि कौन थे? एक महर्षि थे, एक साधु आप कह सकते हो, एक साधु थे पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखी। महाभाष्य में बेसिकली क्या है कि एक बुक है जिसमें काफ़ी चीज़ों का वर्णन है बेसिकली। तो वैसे एक आप कह सकते हो एक ग्रंथ टाइप की चीज़ है या साहित्य जिसको कह सकते हो। बाकी इसमें राजा महाराजाओं के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं महाभाष्य में। एक भरहत स्तूप है, वो कहाँ पे बना है? वो एक्चुअली भरहत एक गांव है। भरहत क्या है? एक गांव है। ये कहाँ पे है? ये विलेज है एमपी में, मध्य प्रदेश में ये विलेज है। वहाँ पे भरहत स्तूप बना हुआ है, एक मॉन्यूमेंट है ये। ठीक। वो कहाँ पे बना है? एमपी में भरहत स्तूप है। और ये किसको आप कह सकते हो किसको डिफाइन करता है? तो आप कह सकते हो कि ये बौद्ध धर्म के लिए बना था भरहत स्तूप। और कौन सी डायनेस्टी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी डायनेस्टी में आया था भरहत स्तूप या कौन सी डायनेस्टी में बना था? तो आप कह सकते हो कि सुंगा डायनेस्टी में इस चीज़ का निर्माण हुआ था। और कहाँ पे है? ये एमपी में है। एमपी में एक विलेज है, विलेज का नाम क्या है? भरहत। ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई सुंगा डायनेस्टी के बारे में। सुंगा डायनेस्टी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे हमने लिख ली हैं। अब सुंगा डायनेस्टी के बाद क्या हुआ? जैसे मैंने बताया था, वासुदेव कानवा जो कि जनरल था किसका? देवभूति का। देवभूति को मार दिया। देवभूति कौन था? लास्ट रूलर था। तो जब इन्होंने देवभूति को मारा तो क्या हुई? कनवा डायनेस्टी बन गई। अब फाउंडर कौन है? देवभूति। ऑब्वियस सी बात है, मन में लालच था कि मैं राजा बनूंगा, तभी इन्होंने इनको मार दिया। तो ये क्या बने? ये इसके फाउंडर थे कनवा डायनेस्टी के। तो वासुदेव जो थे इनके मिनिस्टर थे। वासुदेव कौन था? देवभूति के मिनिस्टर थे। और वासुदेव जो हैं वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देवभूति को मार डाला। वासुदेव ने क्या किया? इनका मतलब इन्होंने अपने राजा को मारा, इनके मिनिस्टर ने अपने राजा को मार दिया। तो देवभूति को किसने? वासुदेव इनका मिनिस्टर था। वासुदेव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने भी वही काम किया जो इन्होंने पहले किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सतवाहनास। सतवाहनास का जो टाइम पीरियड था 60 बीसी से 37 बीसी तक था। इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे? सिमुका थे। इन्होंने क्या किया था? कॉइन्स ऑफ लेड, मतलब कांच के कॉइन्स को इन्होंने
बनाया था, आप कह सकते हो, इशू किया मतलब पब्लिश कर देना, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, कांच के सिक्के बनाए, कॉइन्स ऑफ लेड, कांच के सिक्के बनाए। सोचो ज़रा, कांच के सिक्के कितने सुंदर हुआ करते होंगे। तो सतवाहनास के टाइम में जो शीशे के या कांच के कॉइन्स वहाँ पे आए थे, ठीक। और यहाँ पे सतवाहनास के टाइम में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, जो लैंड होती थी रिलीजियस पर्पज़ के लिए ली और दी जाने लगी। मतलब कि जैसे कोई मंदिर बनवाना है या कोई भी ऐसे रिलीजियस काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने लैंड वगैरह देना ही शुरू कर दी थी, या एक प्रोविज़न बना दिया था कि हाँ, हम एक ऐसा कुछ होगा, अगर कोई रिलीजियस पर्पज़ है किसी चीज़ का तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ज़मीन दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे सतवाहनास के टाइम में ये चीज़ें थी। अब ये सारे जो थे, सुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, सतवाहनास डायनेस्टी, ये सब छोटी छोटी डायनेस्टी थी जो कि इंडिया की ही डायनेस्टी थी एक्चुअली। ये सारे क्या थे, नेटिव डायनेस्टी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई थी। कुछ डायनेस्टीज ऐसी थी जो कि बाहर से भी आई थी, मतलब बाहर से आने का मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइडर थे ये सारे, जैसे कि इंडो ग्रीक हो गया, शाकाज हो गया, कुशांस हो गए, ये सारे क्या थे, बाहरी लोग थे। बाहरी लोग आए यहाँ इंडिया में, उन्होंने इन्वेड किया। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना। उन्होंने आक्रमण किया इंडियंस पे, और फिर उसके बाद कोई एरिया अगर या कोई इलाका वो जीत गए तो वहाँ पे राजा वो बन गए। तो हुआ क्या था एक्चुअली, इंडो ग्रीक्स का जो टाइम पीरियड माना जाता है कि 165 से 145 BC के आसपास इनका राज चला था। मतलब ये इंडिया में इतने टाइम तक थे। इंडो ग्रीक्स आप कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया जो है हमारा, नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया पे इन्होंने क्या किया, इन्वेड किया था। और जो रूल किसने इस्टेब्लिश किया था, रूल इस्टेब्लिश किया था मेनेंडर ने, जिसे कि मिलिंदा के नाम से भी जाना जाता है। और मिलिंदा जो है ये नाम, ये पाली में मेनेंडर को मिलिंदा कहा जाता है, मेनेंडर को मिलिंदा कहा जाता है पाली लैंग्वेज में। तो रूल किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, या कह सकते हो कि राजा कौन था, तो ये मेनेंडर जो थे, मेनेंडर, और इनको पाली लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, मिलिंदा कहते हैं। अब कुछ मिलिंदा के बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया, बुद्धिज़्म को फॉलो किया, बुद्धिज़्म को अपना एक धर्म बनाया इन्होंने, और इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो ग्रीक्स जो आए उन्होंने क्या किया, जो गोल्ड के कॉइन्स होते हैं इंडिया में इशू किया इन्होंने। मतलब पहली बार अगर गोल्ड के कॉइन्स अगर देखे जा सकते हैं इंडिया में, तो वो इंडो ग्रीक्स के टाइम में देखने को मिल सकते हैं, मिले थे उस टाइम में। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इंडो ग्रीक नाम क्यों है, एक्चुअली क्या है कि ये इंडिया में आ गए, ठीक, ये इंडिया में आ गए तो कुछ चीज़ें इनकी होती थी, कुछ इंडियन की चीज़ें वो एक्सेप्ट करके चलते थे, दोनों को मर्ज करके चलते हैं। आप कह सकते हो कि फ्यूजन था, इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा, इंडो ग्रीक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इनके टाइम में, इंडो ग्रीक्स के टाइम में गांधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट बना था, ठीक है, गांधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट्स इंडो ग्रीक्स के टाइम पे बना था। ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। फर्स्ट आइडल ऑफ गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति कब बनी थी, इंडो ग्रीक्स के टाइम पे बनी थी, क्योंकि मैंने बताया है इन्होंने क्या किया था, ये बुद्धिज़्म को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, बुद्धिज़्म को इन्होंने फॉलो किया था। तो पहली जो मूर्ति बनाई थी, वो प्रतिमा बनाई थी, वो किसकी बनाई थी, गौतम बुद्ध की बनाई थी इंडो ग्रीक्स के टाइम में। ये चीज़ देखी जा सकती है। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी, कर्टन्स, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिलिंद पन्हा लिखी थी, और ये बेसिकली क्या है, ये एक बुक है, और इसमें किसके बारे में बताया गया है, ये जो मिलिंदा है, ठीक है, मिलिंदा के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, और इसमें ये भी लिखा गया है, इनकी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में लिखा गया है कि ये काफ़ी अच्छे राजा थे और चीज़ों को बहुत सोच समझ के काम करते थे। तो पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी लिखी गई हैं इनके बारे में। इनिशियली ये लिखी गई थी संस्कृत लैंग्वेज में, लिखी गई थी, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था पाली लैंग्वेज में। पहले संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, आगे इसको जाके पाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। पाली में जो लिखी हुई है ये बुक, वो हमारे पास अभी अवेलेबल है, संस्कृत की नहीं है। अब बात कर लेते हैं शाकाज भी क्या थे, आउटसाइडर थे, बाहर से आए हुए थे, फॉरेन कंट्री से आए हुए थे।
अब शाकाज के टाइम में क्या है, रुद्रदमन वन, रुद्रदमन बहुत सारे राजा थे। शाकाज का जो पीरियड था 130 एडी से 150 एडी तक। एडी मतलब क्या हो गया, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी हो गया एडी का मतलब। अभी तक हम क्या कह रहे हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे थे। मतलब आप कह सकते हो कि एनो डोमिनी मतलब हम 2021 है, 2021 हम एडी में जी रहे हैं, ठीक है, एडी में हम जी रहे हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पे शाकाज इस टाइम में आए थे। अब बहुत सारे राजा थे यहाँ पे शाका एरा में, या शाका का इनकी जो डायनेस्टी थी उस टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारे राजा आए। तो उनमें सबके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। जो फेमस है, रुद्रदमन वन वॉज वेरी फेमस। रुद्रदमन वन शाकाज का जो कार्यकाल था, या जो भी आप कह सकते हो कि जो इनकी डायनेस्टी थी, उनमें रुद्रदमन वन बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने एक लेक है सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक कहाँ है, गुजरात में है। इसको रिपेयर कराया था, किसने कराया था, शाकाज ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सुदर्शन लेक है वो कहाँ पे है, सबसे पहला पॉइंट कि वो गुजरात में है। दूसरा पॉइंट कि रुद्रदमन वन मोस्ट फेमस थे, और क्या कराया था इन्होंने, रिपेयर कराया था सुदर्शन लेक। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कौन से एरा में इसको रिपेयर कराया गया था, तो ये शाकाज एरा में इसको रिपेयर कराया गया था। इन्होंने क्या किया, ही डिफीटेड सतवाहनास ट्वाइस। रुद्रदमन वन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रुद्रदमन वन की बात कर रहे हैं कि उसने क्या किया, जो रुद्रदमन वन था उसने क्या किया, डिफीट किया सतवाहनास को ट्वाइस। सतवाहनास हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा है, सतवाहनास को 2 बार डिफीट किया। अब 2 बार किसी एक राज्य को डिफीट करना, एक एरिया को 2 बार डिफीट करना, इसका मतलब ये अच्छे स्ट्रांग हो गए, ये स्ट्रांग हो गए तभी तो एक चीज़ को आप वो 2 बार हरा रहे हैं, तो ये ठीक थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक विक्रमादित्य, उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, वो एक अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने शाकाज को हराया था। पहले और हमें मतलब पहले और आखिरी राजा थे जिन्होंने जिन्होंने शाकाज को हराया था, जिन्होंने शाकाज को हराया था। और उसके बाद विक्रमादित्य ने ही स्टार्ट किया था विक्रम संवत को, विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था विक्रम संवत को। कब स्टार्ट किया था, 57 बीसी में, 57 बीसी में विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था विक्रम संवत को। कब, 57 बीसी। अब कुषाण की बात कर लेते हैं। कुषाण वंश आया, कुषाण वंश में भी देख लेंगे कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि विमा कैडफिसिस है। विमा कैडफिसिस ये कौन थे, ये इसके फाउंडर थे। ये कौन थे, इसके फाउंडर थे। इन्होंने क्या किया, ये भी क्या थे, बाहर से लोग आए हुए थे, ये बाहरी लोग थे, आउटसाइडर थे। तो इन्होंने क्या किया, बाहर में रहन सहन पहनावा अलग चीज़ें होती हैं, इंडिया में जो लोग थे वो अलग तरीके से उनका रहन सहन था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, कैप्स, ट्राउज़र, हेलमेट्स, बूट्स इन इंडिया। इंडिया में इन्होंने ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ होती है, कैप होती है, तो कैप को हम सर पे ऐसे पहन सकते हैं, ठीक है। ट्राउज़र होता है, ट्राउज़र को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बूट्स हम किस तरीके से पहन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी यहाँ पे। तो इम्प्लीमेंटेड मैक्सिमम कॉपर कॉइन इन इंडिया। इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ठीक है। इन्होंने ये सोचा, ये चाहते थे कि जितना हो सके कॉपर कॉइन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब कॉपर कॉइन्स ही चलाएं, ठीक है। तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया मैक्सिमम कॉपर कॉइन्स को। कनिष्क जो था इनके टाइम में, कुषाण में कनिष्क जो है वो क्या था, ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है, बहुत अच्छा राजा माना जाता है कुषाण में। जैसे कि शाकाज में रुद्रदमन वन, उसी तरीके से कुषाण में कनिष्क वॉज द ग्रेटेस्ट, कनिष्क वॉज ग्रेटेस्ट। और इसने क्या किया, कनिष्क ने साका एरा स्टार्ट किया इन 78 एडी। इसने क्या किया, साका एरा स्टार्ट किया 78 एडी में। और विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया था, विक्रमादित्य ने 57 बीसी में। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। 57 बीसी में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत, और जो 78 एडी में साका एरा स्टार्ट किया किसने, कनिष्क ने। कनिष्क कौन था भाई, ये विमा जी का बेटा था। ये कौन था, ये इसका बेटा था। अब कुषाण्स वर द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइड स्केल। अब एक चीज़ यहाँ पे और है कि कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने पढ़ा है इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, ठीक, इंडो ग्रीक्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कनिष्क वॉज कुषाण्स वर द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स,
लेकिन यहाँ पे वाइड स्केल में इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस तो इंडो ग्रीक ने ही किया था। इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंडो ग्रीक ने ही किया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसने इशू किया था गोल्ड कॉइन, इंडो ग्रीक ही आंसर होगा, कुशांस नहीं होगा। वाइड स्केल की बात की जाए तो वाइड स्केल में इनके टाइम में आया था, कुशांस के टाइम में आया था। अगर इशू की बात कर रहे हैं तो इशू किसने किया था? इंडो ग्रीक ने ही किया था। अब छोटी छोटी और कुछ डायनेस्टी आई थी, थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। जैसे कि पांड्याज आई थी। पांड्याज की जो कैपिटल थी वो कौन थी? मदुरई। और चोला डायनेस्टी आई थी, उसकी जो कैपिटल है वो क्या है? कावेरीपट्टनम। ठीक, तो ये दो चीज़ें हैं, उसकी सिर्फ कैपिटल आप देख लो एक बार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सुंगा डायनेस्टी बेसिकली क्या थी? ये थी ब्राह्मण डायनेस्टी थी। ये क्या थी? सुंगा डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी थी ये। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब क्या है, अब हमने यहाँ पे इंडो ग्रीक्स भी देख लिया, मतलब जो आउटसाइडर थे, इंडिया में आए थे, इन्होंने क्या किया? नॉर्थ जोन को ऑक्यूपाई किया, इंडिया के नॉर्थ जोन को, मतलब ये जो आप कश्मीर वगैरह जो हिस्सा आप देख रहे हो वो सारे जोन को इन्होंने ऑक्यूपाई करा था। तो हमने ये भी देख लिया कि बाहर से जो लोग आए थे, छोटी छोटी डायनेस्टी, उनके बारे में भी देख लिया। मौर्यन के बाद जो छोटी छोटी डायनेस्टी थी इंडिया में, उसके बारे में भी हमने देख लिया है। अब क्या करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कुछ है आप जो चंद्रगुप्त मौर्य हमने पढ़ लिया था, उसके बाद कुछ और दो पॉइंट हैं कुछ इसमें एंशिएंट इंडिया में, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और फिलहाल आप इसको रिवाइज कर लेना और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।